Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to start a new session. So the name of this session is Friend Zone Your Fillers. So in this session we will be discussing about the fillers that are coming in the exams. So nowadays we see that not only single fillers but there are also double fillers and triple fillers. So to make the exam more difficult, they are introducing new types of fill in the blanks so that the candidate does not find it easy to attempt it, since we all know that the fillers have always been on the easy part, but as the time passes by, the examinations are going to be more difficult, and so we need to be prepared for the difficult part. So let's begin with the today's session. Okay, so what is given in the exercise? Choose the most appropriate pairs of words from the options that fill both the blanks correctly. ठीक है. सो इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे दो ब्लैंक्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमारे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इन 5 ऑप्शंस में से हमें सबसे सुटेबल जो वर्ड्स के पेयर्स हैं उन्हें फिल इन करना है. तो पहले हम इसे पढ़ते हैं. द टाउन ऑफ चार्गिस एट द माउथ ऑफ द रिवर of the same name is dash 32 miles west of Port Bello, Puerto Bello. It is dash on the north bank of the river which falls into the Caribbean Sea. ठीक है. तो एक टाउन के बारे में बात कर रहा है जो जिसका नाम है चार्ग्स, और वो क्या बता रहा है कि एट द माउथ ऑफ द रिवर विद द ऑफ द सेम नेम. ठीक है. और उसका जो रिवर का जो माउथ है उस पर सेम नेम है. ठीक है. और वो रिवर का सेम नेम है और वो क्या बता रहा है कि इट इज अबाउट. ओके, सो यहाँ पे 32 दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 32 माइल्स वेस्ट ऑफ पोर्ट बेलो बताया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में सेट हो सकता है. तो अपवर्ड है, अपवर्ड तो नहीं हो सकता है, अपवर्ड तो गलत है आपका. ठीक है. सेम नेम इज डैश 32. फर्दर तो नहीं हो सकता है, ये भी गलत है. अबाउट हो सकता है. ठीक है. फ्रॉम इज फ्रॉम 32 माइल्स तो नहीं होता है कभी भी, तो ये भी गलत है. अफार भी नहीं हो सकता है. ठीक है. तो हम देख रहे हैं कि अबाउट है, बट अब हमें ये भी चेक करना है कि सेकंड जो ब्लैंक है उसमें क्या ये सिचुएटेड वर्ड सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है. तो इज 32 इज अबाउट 32 माइल्स वेस्ट ऑफ पोर्ट बेलो. इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर विच फॉल्स इनटू द कैरिबियन सी. हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सिचुएटेड ही होगा. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. Okay, moving on to the next question. The statement says, as George Washington longed to go to sea, Abraham Lincoln seems to have dashed to follow the river. He tried to dash out as a deckhand, but his age was against him. Okay, so इसमें क्या बता रहा है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो सी में जाना चाह रहा था. ठीक है. और अब्राहम लिंकन जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको हम सबको ही जानते हैं. ठीक है. उनका नाम हमने कभी ना कभी जरूर सुना होगा. ठीक है. तो अब्राहम लिंकन जो है सीम्स टू हैव डैश द रिवर. तो रिवर के साथ वो क्या करेंगे, फॉलो द रिवर बताया हुआ है. ठीक है. और नेक्स्ट ब्लैंक में क्या लिखा है, ही ट्राइड टू डैश आउट एज अ डेक हैंड. डेक हैंड मतलब कि एज अ मेंबर ऑफ द क्रू, बट हिज एज वाज अगेंस्ट हिम, मतलब उसका एज जो था प्रॉपर नहीं था. ठीक है. सी वॉयज पे जाने के लिए. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है. अब्राहम लिंकन सीम्स टू हैव कार्व्ड तो नहीं होगा. ओके. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है आपका, डेस्पाइस्ड भी नहीं होगा. ओके. एक्ट भी नहीं होगा. ओके. डिसलाइक करेगा तो फिर वो जाएगा ही क्यों वॉयज पे. ठीक है. तो यर्न मतलब क्या होता है, हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग. तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है. ठीक है. कि बहुत दिन से वो जाना चाह रहा था. ठीक है. तो यहाँ पे यर्न तो ठीक है, बट अब हम सेकंड ब्लैंक भी चेक कर लेते हैं. ही ट्राइड टू हायर आउट एज अ डेक हैंड. हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसे हायर कर लिया जाए एज अ क्रू मेंबर. ठीक है. एज अ डेक हैंड यहाँ पे लिखा हुआ है. ही वांटेड टू बी हायर्ड एज अ deck hand, मतलब as a crew member, fellow crew member. So the answer for this is option E. So moving on to the next slide. So the next question says, when Handel reached England, he dashed himself already well known there.
द इंग्लिश पीपल न्यू देयर ओपेराज एंड लाइक्ड देम सो मच दैट हैंडल डैश टू स्टे। ओके, तो इस सेंटेंस में किस चीज़ के बाद बात हो रही है? कोई पर्सन है जिसका नाम है हैंडल, ठीक है, और वो इंग्लैंड रीच किया एंड ही डैश हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल नोन देयर, मतलब कि लोग उसको वहाँ पे पहले से ही जानते थे। इसका मतलब कि कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी है। अब वो क्या चीज़ है पर्सनैलिटी, आगे देखते हैं। द इंग्लिश पीपल न्यू देयर ओपेराज। ओपेराज जो होते हैं जो यूएसए में या यूके में जो पहले जो गाना गाते थे, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता था? ओपेराज बोला जाता था, ठीक है, ओपेराज। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या सुटेबल वर्ड बैठेगा। ही बिलीव्ड, बिलीव तो नहीं करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहाँ पे था, मतलब कि उसको ऑलरेडी वो वेल नोन था, तो वो बिलीव क्यों करेगा, ठीक है। एंटिसिपेटेड हिमसेल्फ, ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है कि एंटिसिपेटेड मतलब कि वो अपने आप के सोचा कि हम वहाँ पे वेल नोन है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो वैसा तो कुछ बात नहीं लग रहा है हमें। ओके, फाउंड, हाँ ये फाउंड सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है व्हेन हैंडल रीच इंग्लैंड ही फाउंड हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल नोन देयर, मतलब उसे पता चला कि वो ऑलरेडी वहाँ पे पॉपुलर है, ठीक है। द इंग्लिश पीपल न्यू देयर ओपेराज एंड लाइक देम सो मच दैट हैंडल कंक्लूडेड टू स्टे। कंक्लूडेड मतलब क्या हो गया? डिसाइडेड टू स्टे, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है, बट हम आगे के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ही एक्स्टम्ड हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल, एक्स्टम्ड तो नहीं होगा, एक्स्टम्ड तो गलत वर्ड है, ठीक है। बिगिन भी नहीं होगा। सो यस, वी हैव द राइट आंसर विच इज ऑप्शन सी। सो फॉर द क्वेश्चन 3 द आंसर इज, राइट ऑप्शन इज आंसर 3। ओके, now let's move on to the fourth question. Of course the oldest empires in the world were dash empires centering upon the worship of a god or of a god king. Alexander was treated as a divinity and Caesars were gods in so much as they had altars and temples dash to them. Okay, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कोई ओल्ड एम्पायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या बोल रहा है? सेंटरिंग अपॉन द वर्शिप ऑफ गॉड और अ गॉड किंग, मतलब कि वहाँ पे गॉड और गॉड किंग की बात कर रहा है, मतलब कि ऐसा किंग जिसको हम गॉड की तरह पूछते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर वाज ट्रीटेड, अलेक्जेंडर को कैसे ट्रीट किया जा रहा था? एज अ डिवाइन एंड द सीजर्स वेयर गॉड्स इन सो मच, मतलब सीजर्स क्या थे? सीजर्स उस समय के राजा महाराजा का था, उसका नाम था सीजर, ठीक है, जिसका हमने कभी नाम सुना होगा, जूलियस सीजर का नाम हमने सुना होगा बहुत बार। कभी अगर हमें थोड़ा बहुत अगर हमें नॉवेल पढ़ने की आदत है तो हमें पता होगा कि सीजर एक किंग था, ठीक है। तो वेयर गॉड्स इन सो मच एज दे हैड अल्टर्स एंड टेम्पल्स। अल्टर्स क्या होता है? अल्टर्स होता है कि वो एक टेबल या ब्लॉक होता है जिसके ऊपर रिचुअल किया जाता है, रिलीजियस रिचुअल किया जाता है, तो उसे हम अल्टर्स बोलते हैं। और टेम्पल्स तो हमें पता ही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड बैठेगा सही। Of course the oldest empires in the world were historical. ओल्ड है तो हिस्टोरिकल तो होगा ही, तो इसमें ये बताना तो बिल्कुल ही गलत है कि हिस्टोरिकल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? रिलीजियस। हाँ, रिलीजियस का कुछ तो बात कर रहा है, ठीक है, रिलीजियस का तो बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्शिपिंग की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, ग्रैंड एम्पायर्स भी हो सकता है, ठीक है। और मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस तो निगेटिव सेंस में हो गया ना, मतलब मॉन्स्टर मतलब जो दैत्य हो गया उसको हम मॉन्स्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मॉन्स्टरस तो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। करेजियस एम्पायर, एम्पायर कहीं करेजियस होता है क्या? नहीं, ये तो नहीं होता है। तो हमें बी और सी ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा सही बैठेगा। तो हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं कि कौन सा सही यहाँ पे वर्ड बैठेगा, ठीक है। ओके, अलेक्जेंडर वाज ट्रीटेड एज अ डिविनिटी एंड द सीजर्स वेयर गॉड्स इन सो मच एज दे हैड अल्टर्स एंड टेम्पल्स डिवोटेड टू देम। बिल्कुल डिवोटेड होगा, क्योंकि जब हम गॉड की जब बात कर रहे हैं या गॉड टाइप के किंग, ऐसे किंग की बात कर रहे हैं जिसको गॉड लाइक ट्रीट किया जाता है, तो उनको हम क्या करते हैं? उनको, उनके प्रति हम डिवोटेड होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमिटेड तो नहीं होगा, ठीक है, कमिटेड तो गलत लग रहा है, कमिटेड तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो द आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so in this fifth question it says an increasing number of students dash me with the documentation from the student disabilities office that dash them to use a laptop to take notes. okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है और डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
डैश मी विद द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख पहला वर्ड क्या है, थ्रेटन। तो क्या हम अगर ये स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे टीचर भी होगा या कोई पढ़ाने वाला पर्सन होगा, तो उसको हम थ्रेटन तो नहीं करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। शावर, शावर मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि बरसात हो रहा है, शावर मतलब कि उस पर डॉक्यूमेंट्स के से उनको बिल्कुल लाद दिया गया। ठीक है, तो ये हो सकता है बट ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। बर्डन, बर्डन भी हो सकता है, आगे देखते हैं। ठीक है, कॉल, कॉल तो नहीं करेगा क्योंकि वो स्टूडेंट है तो वो आपको थोड़ी कॉल करेगा, वो तो आपके पास खुद से आएगा। ठीक है, तो ये ए और ई तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम बी, सी और डी में देखते हैं। ठीक है, डैश मी विद द डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स डिसेबिलिटीज ऑफिस दैट डैश देम टू यूज अ लैपटॉप टू टेक नोट्स। ओके, गारंटी करेगा क्या, नहीं गारंटी तो नहीं कर सकता है। ठीक है, बिलीव भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा, एंटिटीज। ठीक है, फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफिस डैट एंटिटीज देम टू यूज अ लैपटॉप टू टेक नोट्स, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, नया डायरेक्टिव है, ये क्या लिखा है, फ्रॉम द ऑप्शंस सेलेक्ट द वर्ड दैट इज एप्लीकेबल इन बोथ द सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है और दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही वर्ड आएगा। ठीक है, तो उसका यूसेज के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा सबसे सुटेबल वर्ड यहाँ पे दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू बाई सम पेन्स एट द डैश शॉप। ठीक है, पेन खरीद रहा है शॉप से। आई रेड दिस पैराग्राफ इन द 5th डैश ऑफ द सीरीज। ठीक है, किसी चीज का सीरीज है, चलो देखते हैं क्या चीज का सीरीज है। तो पेन हम कहाँ से बाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है स्टेशनरी और एक है स्टेशनरी। तो ये स्टेशनरी क्या बताता है, ये स्टेशनरी बताता है कोई भी चीज जो स्टैग्नेंट है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी, मतलब स्थिर है कोई चीज। तो ये तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये तो गलत हो गया। और ये स्टेशनरी होता है जो भी बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, कॉपी हो गया, रूलर हो गया, स्केल हो गया, रबड़ हो गया, कटर हो गया, ये सब जो है ये सब आपके स्टेशनरी का पार्ट है। ठीक है, स्टेपलर हो गया, ये सब स्टेशनरी का पार्ट है। तो स्टेशनरी तो आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, बुक भी आ सकता है आपका। ठीक है, एडिशन, पेन साइड एडिशन शॉप, एडिशन शॉप क्या होता है, एडिशन शॉप तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम शॉप, वॉल्यूम शॉप भी नहीं होगा। तो हमें 2 चीज दिख रहा है, बी और सी। अब हमें देखना है कि बी सी में से कौन सा सही बैठेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सही बैठ पाता है। ठीक है, आई रेड दिस पैराग्राफ इन द 5th स्टेशनरी ऑफ द सीरीज। नहीं, स्टेशनरी तो नहीं होगा यहाँ पे। फिर अगर सेकंड में भी हमें सेम वर्ड यूज करना है तो स्टेशनरी तो गलत होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। तो यहाँ पे बुक क्यों आएगा देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाई सम पेन्स एट द बुक शॉप। ठीक है, बुक शॉप बोलते हैं, स्टेशनरी शॉप को हम बुक शॉप भी बोलते हैं। ठीक है, आई रेड दिस पैराग्राफ इन द 5th बुक ऑफ द सीरीज। ठीक है, किसी चीज का सीरीज है आपका। ठीक है, कोई मान लीजिए कि हो सकता है कि साइंस फिक्शन स्टोरी है, तो उस पे हो सकता है कि 3, 4, 5 बुक लिखा गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि 5th बुक इन द सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैरी पॉटर की सीरीज के बारे में बात करते हैं, उस पर किताबें भी लिखे गए हैं, उस पर मूवीज भी बने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हैरी पॉटर का 5th सीरीज आ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका बुक होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, in this question 7 it is written, if you want to dash the exam you have to study well, dash polish has become too expensive. Okay, एक जगह यहाँ पे polish का बात कर रहा है और एक जगह यहाँ पे एग्जाम का बात कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या बैठ सकता है यहाँ पे। if you want to clear the exam, ठीक है, क्लियर हो सकता है। if you want to nail the exam, ठीक है, nail मतलब कांटी नहीं हुआ, nail मतलब हो गया कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मगर वो ऐसा प्रेजेंट किया अपने आप को कि वो सक्सीड कर गया। सॉरी, वो ऐसा अपने आप को प्रेजेंट किया कि वो सक्सीड कर गया, तो उसको क्या बोलेंगे, नेलिंग द एग्जाम। ठीक है, पास द एग्जाम हो सकता है। ठीक है, शू तो नहीं होगा, शू तो पहले ही गलत है, ये आपका पूरा बिग नो। ठीक है, नन है तो खैर हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ABC में देखते हैं कि और दूसरे सेंटेंस में क्या हो सकता है। तो डैश पॉलिश हैज बिकम टू एक्सपेंसिव। क्लियर पॉलिश क्या होता है, क्लियर पॉलिश तो कुछ नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। नेल पॉलिश हैज बिकम टू एक्सपेंसिव, हाँ ठीक है, नेल का ही तो पॉलिश आता है। पास पॉलिश क्या होता है, पास पॉलिश कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन
B. So option B will be the correct answer. Okay. So moving on to the next question. It is written, it is difficult to dash why well-bred people avoid certain words and dash that are admitted by etymology and grammar. ओके, एटिमोलॉजी क्या होता है हम समझते हैं पहले. एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स का कहाँ पे ओरिजिन हुआ है उसको जो स्टडी जो होता है उसके बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओके, इट इज डिफिकल्ट टू डैश. ठीक है, वेल ब्रेड पीपल अवॉइड सर्टेन वर्ड्स एंड डैश दैट आर एडमिटेड बाय एटिमोलॉजी एंड ग्रामर. ओके, देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठता है. इट इज डिफिकल्ट टू इन्वेंट तो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, पर्सन को इन्वेंट कर सकते हैं क्या, पीपल को इन्वेंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ओके. इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड. ठीक है, फाइंड हो सकता है. ओके, डिस्कवर वाई वेल ब्रेड पीपल, डिस्कवर भी हो सकता है. ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये भी हो सकता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू लुक वाई वेल ब्रेड पीपल. ठीक है, लुक सही नहीं लग रहा है, ये थोड़ा गलत टाइप से लग रहा है. तो हमारे पास बी सी डी ऑप्शन बच रहा है. ठीक है, एलिमिनेशन के बाद हम देखते हैं कि सेकंड फिल इन द ब्लैंक से क्या आंसर निकलता है. वर्ड्स एंड डैश दैट आर एडमिटेड. ठीक है, एंड वर्ड्स, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, अवॉइड सर्टेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. सेंटेंसेस हो सकता है क्या, जब वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है तो फिर वो सेंटेंसेस क्यों बोलेगा. वर्ड्स के बाद कुछ एंड बोल रहा है, तो अगर वर्ड्स और रहता तब सेंटेंसेस ठीक था, बट एंड बोल रहा है तो यहाँ पे सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सेम टाइप की चीज़ों के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो सेंटेंसेस तो नहीं लग रहा है मुझे सही. ओके, कहाँ गया. ओके, स्लैंग्स क्या होता है. स्लैंग्स होता है वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर रिगार्डेड एज वेरी इनफॉर्मल. ठीक है, तो स्लैंग्स जनरली हमारा कॉन्सेप्चुअल क्या होता है दिमाग में कि स्लैंग हम किसी गाली को बोलते हैं. ठीक है, गाली को बोलते हैं मगर एक्चुअली उसका मीनिंग सिर्फ गाली नहीं होता है. स्लैंग जो होता है वो इनफॉर्मल वे में किसी चीज़ को बोलते हैं. ठीक है, तो उसको भी हम स्लैंग बोलते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाय बोलते हैं. ठीक है, उसको हे तो नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो हे भी बोलते हैं, बट वो क्या हो गया, इनफॉर्मल टाइप से हुआ बात करना. ठीक है, हे. बट किसी से आप फॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे. ठीक है, तो स्लैंग्स दैट आर एडमिटेड, स्लैंग्स तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे देखते हैं. एक्सप्रेशंस, हाँ ठीक है, वर्ड्स है ना, यहाँ पे वर्ड्स का बात किया है और एक्सप्रेशंस की बात की है. ठीक है, बिल्कुल सही. तो यहाँ पे ये सबसे सुटेबल है एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द ऑप्शंस सेलेक्ट द वर्ड दैट इज एप्लीकेबल इन बोथ द सेंटेंसेस. ठीक है, तो सेम टाइप का एक्सरसाइज है जिसमें एक ही वर्ड जो है वो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है. तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है. अ फैन वेटेड ऑल डे टू मीट हिज फेवरेट स्टार. ठीक है, फेवरेट स्टार वो कोई भी हो सकता है, फिल्म स्टार हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो फेवरेट स्टार के बारे में बात किया है. फ्रॉम दिस वी कैन डैश हिज ज़ील, उत्साहित. ठीक है, ज़ील मतलब क्या होता है, उत्साहित. टू सी हिम. व्हाट कैन यू डैश फ्रॉम हिज स्टेटमेंट इन द मीटिंग. ओके, जब कोई फैन आपसे मिलने आया है अपने फेवरेट स्टार से तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन. जज तो नहीं करेंगे हम उसको, जज क्यों करेंगे, स्टार है वो, उसका फैन है तो उससे मिलने आए हैं, तो जज क्यों करेंगे उसको. ओके, कंटेम्पलेट. तो कंटेम्पलेट का मीनिंग क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं. कंटेम्पलेट मतलब होता है टू लुक थॉटफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो आपके पास उतना समय है क्या कि किसी को आप बहुत ज़्यादा एकदम ध्यान से देखें काफ़ी समय तक और सोचें उसके बारे में. ठीक है, तो कंटेम्पलेट यहाँ पे सही लग नहीं रहा है. कंटेम्पलेट कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ का हम थॉट प्रोसेस में होते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंटेम्पलेट करना. ठीक है, मान लिया कि कोई आपके पास ऐसा सिचुएशन है तो आप उस सिचुएशन के बारे में जब थिंकिंग करते हैं, ठीक है, थिंकिंग करते हैं तो वो कंटेम्पलेट के सेंस में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे उतना थिंकिंग करने का तो इसमें कुछ नहीं है, अपने फेवरेट स्टार से मिलने आया है. ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन सी हिज ज़ील. सी हिज ज़ील ठीक है, मगर ये उतना सुटेबल नहीं लग रहा है, कुछ और भी आ सकता है. ठीक है, ओके. लर्न, जब वो मिलने आए तो लर्न क्या करेगा, लर्न तो नहीं करेगा. ओके,
और इन्फर, हाँ इन्फर सही हो सकता है, ठीक है। तो कंटेम्पलेट तो यहाँ पे नहीं होगा, कंटेम्पलेट तो हमने समझा दिया कि कंटेम्पलेट क्या होता है, तो कंटेम्पलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं सी और डी, अब हमें देखना है कि सी या डी में से कौन सा सही है। what can you dash from his statement in the meeting, ये एक दूसरा सेंटेंस है, ये पहले वाले सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है उसका। what can you dash from his statements in the meeting, ओके तो यहाँ पे तो कंटेम्पलेट हो सकता है, मगर पहला वाला में तो कंटेम्पलेट नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट कैन यू सी फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट से हम कुछ सॉरी ये डी नहीं होगा, फर्स्ट एंड सी एंड ई होगा, ठीक है। तो सी जो है यहाँ पे तो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। व्हाट कैन यू सी फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, नहीं सी तो नहीं होगा। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, हाँ सही होगा, ठीक है। एंड वी कैन इन्फर हिज ज़ील, फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर हिज ज़ील टू सी, ठीक है, ये भी सही है, इन्फर सही है, सुटेबल है, ठीक है, मोस्ट सुटेबल। सो ऑप्शन ई इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल बोथ द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे दो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमें देखना है कि फर्स्ट में कौन सा आएगा और सेकंड में कौन सा आएगा, ओके। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, द नेम ऑफ द क्राइस्ट हैड बीन डैश इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन रूल बट वी डू नॉट नो हु फर्स्ट डैश इट, ओके। द नेम ऑफ क्राइस्ट हैड बीन, हर्ड हो सकता है, ठीक है, ठीक है। विटनेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, मगर विटनेस हम किस चीज़ को करते हैं, कोई मोमेंट को विटनेस करते हैं, किसी के नाम को विटनेस तो नहीं करते हैं। सो ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, ओके। द नेम ऑफ द क्राइस्ट हैड बीन लर्नड नहीं, लर्न तो नहीं सही होगा, ठीक है। लर्नड अगर LEARNT होता तो शायद सही हो जाता, तो ये ग्रामेटिकली भी मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, ओके। द नेम ऑफ द क्राइस्ट हैड बीन परसीव, किसी के नाम को परसीव कैसे किया जाता है, ये तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है। हैड बीन ऑब्टेन्ड कैसे हो सकता है, ऑब्टेन्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पहला ही दिख रहा है, सिर्फ यही आंसर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन को भी लेके। द नेम ऑफ द क्राइस्ट हैड बीन हर्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन रूल, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। बट वी डू नॉट नो हु फर्स्ट साउंडेड इट, साउंडेड इट मतलब क्या हो गया, साउंडेड इट मतलब कि हु फर्स्ट स्पोक अबाउट इट, ठीक है। तो हाँ ये हमारा सही लग रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीरियन सिविल वॉर dash out of the unrest of the 2011 Arab Springs and dash to armed conflict after President Bashar al-Assad's government violently repressed protests calling for his removal, okay। तो यहाँ पे सीरियन सिविल वॉर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ओके। and the Syrian civil war dash out of the unrest of the 2011 Arab Springs and dash to armed conflict, ठीक है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बशार अल असाद गवर्नमेंट का वायलेंट जो रिप्रेशन हुआ, प्रोटेस्ट को जो उन्होंने दबाने के, सप्रेशन करने का कोशिश किया, रिप्रेस करने की कोशिश किया, ठीक है। तो कॉलिंग फॉर हिज रिमूवल, उसके वजह से उसके रिमूवल के लिए लोगों ने आवाज़ उठाया, ठीक है। तो द सीरियन सिविल वॉर ब्रोक, ठीक है, हो सकता है ब्रोक। द सीरियन सिविल वॉर केप्ट आउट ऑफ द, केप्ट कैसे होगा, जब वॉर है तो उसमें केप्ट आउट कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये तो गलत है। द सीरियन सिविल वॉर थ्रोन आउट ऑफ द अनरेस्ट, थ्रोन आउट ऑफ द अनरेस्ट नहीं, ओके। आपका डी क्या बता रहा है, द सीरियन सिविल वॉर ग्रीव आउट ऑफ द अनरेस्ट, हाँ ये सही लग रहा है, ग्रीव होगा। एंड यहाँ पे भी नेक्स्ट में भी है ग्रीव है, ठीक है। तो हमें देखना है कि डी और ई में ही ज़्यादा चांसेस लग रहा है होने का, तो हम देखते हैं कि क्या है, ओके। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक से चेक करते हैं उसको, ठीक है, ऑप्शन से, ओके। द सीरियन सिविल वॉर ब्रोक आउट ऑफ द अनरेस्ट ऑफ द 2011 अरब स्प्रिंग एंड डैश टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज्ड टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत सुनने में लग रहा है। इंक्रीज्ड क्या होता है ना, ये गलत होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट को चेक करते हैं। द सीरियन सिविल वॉर ग्रीव आउट ऑफ द अनरेस्ट ऑफ द 2011 अरब स्प्रिंग एंड एस्केलेटेड टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि बता रहा है कि एक सिविल वॉर हुआ,
ठीक है, और उस अनरेस्ट के वजह से क्या हो गया, वो सिचुएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, अनरेस्ट के वजह से एस्केलेट कर गया, मतलब वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, इंक्रीज इन द सेंस मतलब कि वो टेंशंस और इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो एस्केलेट ही सही है यहाँ पे लग रहा है मुझे, ठीक है, बट हम ई को भी चेक कर लेते हैं। द सीरियल सिविल वॉर ग्रू आउट ऑफ द अनरेस्ट ऑफ द 2011 अरब स्प्रिंग एंड कॉज्ड टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट, नहीं कॉज्ड ठीक है बट ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका एस्केलेटेड होगा, सो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ 40 years डैश बिफोर यूरोप फिटेड आउट अनदर डैश। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा सेंटेंस है और हमें समझने में मुश्किल हो रहा है कि आखिर यहाँ पे क्या बता रहा है, तो हम चेक करते हैं ऑप्शन से। द पीरियड ऑफ 40 years वेंट बिफोर यूरोप, वेंट बिफोर यूरोप नहीं, ये गलत लग रहा है। ओके, स्टैग्नेंट, अच्छा 40 years बिफोर यूरोप क्या स्टैग्नेंट हो सकता है क्या, स्टैग्नेंट कैसे होगा, ये तो बिल्कुल एब्सर्ड लग रहा है, ठीक है। अराइव्ड बिफोर यूरोप, ये भी गलत है, ठीक है। इलैप्स्ड बिफोर यूरोप, हाँ इलैप्स्ड मतलब हो गया कि जो टाइम जो पास कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलैप्स्ड बोलते हैं, तो ये हो सकता है, और पास्ट है तो ये भी हो सकता है, बट अब हम आगे देखते हैं क्या सेकंड वाला कौन सा बेस्ट है, क्रूसेड होगा या कॉट होगा। द पीरियड ऑफ 40 years इलैप्स्ड बिफोर यूरोप फिटेड आउट अनदर क्रूसेड। ओके, ठीक है, जो पीरियड जो 40 years पहले था यूरोप के, ठीक है, तो वो क्या किया, वो अनदर क्रूसेड को लाया गया, ठीक है, मतलब उसके वजह से नेक्स्ट क्रूसेड हुआ, ठीक है, तो हाँ ये सही लग रहा है हमें। अब देखते हैं यहाँ पे कॉज होगा कॉट होगा क्या, पास्ट द पीरियड ऑफ 40 years पास्ट बिफोर यूरोप फिटेड आउट अनदर कॉट ना, ये बिल्कुल ही सुनने में ही गलत लग रहा है, तो यहाँ पे आपका ये सही होगा, सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो 13 में क्या बोल रहा है, द विक्टोरियस ग्रीक्स प्रेस्ड डैश फॉरवर्ड टू प्रिवेंट द फो फ्रॉम एम्बार्किंग एंड इफ पॉसिबल टू डैश सम ऑफ द शिप्स, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीक्स के बारे में बात कर रहा है और शिप्स के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में क्या सही बैठ सकता है। द विक्टोरियस ग्रीक्स प्रेस्ड क्विक फॉरवर्ड, क्विक फॉरवर्ड क्या होता है, तुरंत जल्दी जल्दी कैसे फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है, ये तो क्विक फॉरवर्ड सुनने में ही गलत लग रहा है। प्रेस्ड रैपिडली फॉरवर्ड, ओके रैपिडली हो सकता है, लग तो रहा है सही, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड किसी चीज़ को कैसे कर सकते हो, ये कोई वीडियो थोड़ी है कि आप उसका स्पीड बढ़ा के फास्ट फॉरवर्ड कर दो, नहीं। प्रेस्ड स्लोली, स्लोली फॉरवर्ड कैसे होता है, प्रेस्ड स्लोली फॉरवर्ड टू, अच्छा आप कहीं पे जाओगे तो आप जल्दी ही कहीं पे जाना चाहोगे, धीरे धीरे तो नहीं जाओगे, है कि नहीं। ओके, कैजुअली, कैजुअली क्यों जाएगा वो, ठीक है, जब वो दुश्मन की यहाँ पे बात हो रहा है तो वो क्या कैजुअली जाएगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फो, ठीक है, तो फो मतलब क्या होता है, जो एनिमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फो बोलते हैं, तो यहाँ पे कैजुअली या स्लोली क्यों जाएगा, ये डी और ई तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ओके, फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बी ही लग रहा है, तो हम चेक करते हैं इसका सेकंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स। रैपिडली फॉरवर्ड, द विक्टोरियस ग्रीक्स प्रेस्ड रैपिडली फॉरवर्ड टू प्रिवेंट द फो फ्रॉम एम्बार्किंग एंड इफ पॉसिबल टू कैप्चर सम ऑफ द शिप्स, ठीक है, शिप्स को कैप्चर कर लेंगे, सही है, सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैड रूलर्स नॉट सेटिस्फाइड with deluging their own country dash blood were at war with dash of the neighboring nations, ठीक है, यहाँ पे मैड रूलर के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि सन की, जो रूलर तो पागल तो नहीं होता है, वो सन की होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सन की रूलर के बारे में बात कर रहा है, तो क्या बता रहा है कि द मैड रूलर नॉट सेटिस्फाइड विथ deluging their own country, मतलब deluging मतलब होता है ओवरवेल्म विथ अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज से भर देना, ठीक है, तो पागल रूलर वो क्या करता है, अगर पागल रूलर है तो हमें पता है कि वो अपने एम्पायर को तो संभाल के रख नहीं पाएगा, वो आज नहीं तो कुछ ऐसा कुछ गलत डिसीजन लेगा जिसकी वजह से उसके कंट्री को लॉस होगा,
तो यहाँ पे ब्लड का बात कर रहा है, मतलब ब्लड से सारा बोर कर दिया आपने कंट्री को। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन गलत होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन से क्या होगा। द मैड रूलर्स नॉट सेटिस्फाइड विद डिलीजिंग देयर ओन कंट्री इन ब्लड, ठीक है, हो सकता है। ऑन ब्लड नहीं, ये ऑन ब्लड तो नहीं होगा, विथ ब्लड हो सकता है, इन हो सकता है, विथ हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। इन ब्लड वेयर एट वॉर विथ फ्यू ऑफ द, अच्छा, जब फ्यू ऑफ द नेबरिंग नेशंस के साथ जब वो लड़ रहा है तो फिर उसका कंट्री ब्लड से कैसे भर जाएगा, ठीक है। तो फ्यू तो नहीं होगा, ठीक है, फ्यू तो नहीं होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। विथ ब्लड वेयर एट वॉर विथ मोस्ट ऑफ द, ठीक है, मोस्ट तो सही लग रहा है ना। उसके बाद फिर कंट्री इन ब्लड वेयर एट वॉर विथ एट मोस्ट, एट मोस्ट है, मोस्ट नहीं है, एट मोस्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, विथ नंबर, ओके, तो डिलीजिंग देयर ओन कंट्री विथ ब्लड वेयर एट वॉर विथ नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज क्या होता है? मोस्ट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज क्या होगा? ये तो सुनने में ही एब्सर्ड लग रहा है। सो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे बता रहा है द आइडिया ऑफ अ बॉडी सो डैश दैट इवन लाइट कुड नॉट डैश वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई जॉन मिचेल इन अ लेटर रिटन इन 1783 टू हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन का बात हो रहा है, जॉन मिचेल और हेनरी कैवेंडिश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे और किस चीज के बारे में बात कर रहा है? एक तो आइडिया ऑफ अ बॉडी, एक ऐसा बॉडी, सो दैट इवन लाइट कुड नॉट, तो लाइट के बारे में बात कर रहा है, कुड नॉट डैश, ठीक है। तो एक किस टाइप का आइडिया के बारे में बात कर रहा है? लाइट का तो प्रॉपर्टी हमें पता है कि वो पास कर जाता है, ठीक है, वो मिरर से लगता है तो रिफ्लेक्ट कर जाता है। बट कुछ एक नया आइडिया होगा, तो नया आइडिया क्या हो सकता है कि लाइट जो है उससे पास आउट नहीं कर पाए, जो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, जो अपना अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि एक नया आइडिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कोई पुराना ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड आइडिया के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन से, चेक करते हैं कौन सा सही होगा। द आइडिया ऑफ अ बॉडी सो एनॉर्मस, ठीक है, एनॉर्मस हो सकता है। टायर्ड, टायर्ड तो नहीं होगा, ये तो गलत है, ठीक है, देखते ही गलत है। एक्सटीरियर, बॉडी एक्सटीरियर कैसा होता है? गलत है। मैसिव हो सकता है, बड़ा, ठीक है, हो सकता है। डॉर्फ मतलब होता है नाटा, ठीक है, तो डॉर्फ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन ए और डी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो उसमें कौन सा सही ऑप्शन बैठेगा। द आइडिया ऑफ अ बॉडी सो इनॉर्मस दैट इवन लाइट कुड नॉट ब्राइट, ब्राइट तो बिल्कुल ही सुनने में गलत लग रहा है, ब्राइट क्यों होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। लाइट तो ऑलरेडी जो है वो ब्राइटनेस फैलाता है, ठीक है, तो कुड नॉट बोल रहा है, तो कुड नॉट में तो ब्राइट नहीं होगा, ठीक है। तो एस्केप, लाइट कुड नॉट एस्केप, हाँ, जैसे कि हमने अभी अपना जो अंडरस्टैंडिंग था उससे समझा कि कोई ऐसा बॉडी बना हो जिससे कि लाइट एस्केप नहीं कर सके। जैसे कि अभी के टाइम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा ब्लैक कलर आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें कि लाइट बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिल्कुल ही ब्लैकनेस रहता है, कितने भी जोर से आप लाइट उस पर डालो, ठीक है, वो बिल्कुल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ठीक है, सो दैट इवन लाइट कुड नॉट एस्केप, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन एंड वी सॉ दैट हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द फिलर्स, बिकॉज फिलर्स में क्या होता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का खेल होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन का खेल होता है, ठीक है। आपको कैसे एलिमिनेट करना है, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा पूरा। आपको जब फिलर्स जब अटेम्प्ट करना है तो आपको दोनों चीज पढ़ना पड़ेगा कि ऑप्शन जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स का भी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। बट उससे पहले भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि पूरा सेंटेंस को आपका मीनिंग आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बोल क्या रहा है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वहाँ पे उसको आप चेक नहीं कर पाओगे एलिमिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जितने भी फिलर्स को हमने किया सबको एलिमिनेशन बेसिस पे ही हमने किया है, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको फिलर्स में अगर आपको
अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको एलिमिनेशन वाला जो आपको है टैक्टिक्स आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यही फायदा करेगा और कुछ नहीं करेगा। और एलिमिनेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से पता हो, ठीक है, कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली। कुछ ऐसा वर्ड दे देगा जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है, तो जनरली वो करते हैं, वो ऐसा वर्ड डाल देंगे जिस आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो कि आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट क्योंकि आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन में भी फेल हो जाओगे, और वहीं पे आपके जो हैं, जो आपके लिए सबसे निगेटिव हो जाएगा, वो चीज़ जो सबसे स्कोरिंग चीज़ है वो सबसे आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये करना है, आपको एलिमिनेशन कैसे किया जाता है आपको ये सीखना है, और साथ ही साथ आपको जो है आपका वर्ड स्टॉक बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा नंबर स्कोर करना है तो आपको अपना वर्ड पावर का स्टॉक बढ़ाना ही पड़ेगा। इसका कोई प्लान बी या ऑप्शन कुछ नहीं है कि हाँ हम कुछ भी मार के आ जाए। कुछ भी मार के आओगे तो इंग्लिश एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर उसको सही से किया जाए तो इसमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और फिलर्स तो सबसे ही ईजी होता है, ठीक है। सो by this we come to the end of the session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe my channel if you like my videos, and don't forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. So thank you.